Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a revision lecture based on EMI chapter for NEET students. तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको ये समझना होगा फॉर एवरी टाइम, लाइक आप पढ़ाई करते वक्त आपको समझना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है. मीन्स जो नीट में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं, लाइक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंस है या नहीं है. सो द थिंग इज़ दैट इट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इफ यू जस्ट सी फॉर द प्रीवियस ईयर लाइक रिकॉर्ड देन यू विल फाइंड दैट इन मैनी ईयर लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नीट में बेसिकली अगर पूरा फिजिक्स की ही मैं बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. आपसे कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान हाई लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने पे देना ही नहीं है. आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है क्लियरली कि क्या है, राइट ना, एंड देन उसका एप्लीकेशन, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको चीज़ों को बहुत लाइक अच्छे से समझने का है. दैट इज़ द या लाइक यू पीपल शुड हैव मेन फोकस देयर, that to understand every concept clearly, and then next how to apply it. So in this lecture I will try to exactly go in that way so that it is very helpful for you people. And next one more point is that because this is a revision lecture, so it's not possible to cover every chapter, every topic in deep and detail. So I will try to go with the topic is it in short and concise manner, and it will be very helpful for you people if you have already gone through all of these concepts. And if you are just looking for directly this video, then it may not be that much helpful for you people. So I hope you have already all gone through the like deep detailed chapter, detailed discussion, and let's continue here. So revision lecture based on EMI. तो इसको पहले आपको समझना होगा. देखो, इससे पहले चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म. तो उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन बाय डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑल दैट वी स्टडी एम्पियर्स लॉ से यूज़ करके, है ना. तो वो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए. ये प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर के लिए. अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर से it's like very difficult to understand these concepts if you are not familiar with the magnetism chapter. So that is the prerequisite, you should be familiar with that. And another thing is magnetic field lines. तो वो क्या है कि imaginary curves हैं, lines हैं जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इमेजिन करने में थोड़ी हेल्प करती हैं. प्रॉपर्टीज़ हैं कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पर बेसिकली टर्मिनेट हो जाती हैं. बट लाइक जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, these actually magnetic field lines form closed loop, है ना, क्योंकि अंदर भी वो होती हैं. tangent drawn to these magnetic field line at any point give you the direction of net magnetic field at that point. ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. एरिया को समझ में आता है. तो यहाँ पे एक जो चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपन को समझ में आ गया, एरिया अपन को समझ में आता है. सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है ना. तो मान के चलते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अंदर की तरफ, लेट्स से इन दिस प्लेन, एंड इफ आई कंसिडर नाउ सम एरिया ए. ठीक है ना. तो अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फ्लक्स यहाँ पे तो देखो क्या होगा. अब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया ए नॉर्मली, राइट. बट हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मतलब हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करें लाइक 1 2 3 4 सो ऑन. बट वन थिंग इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट. सो नंबर ऑफ magnetic field lines proportional to magnetic field strength, right. ओके, तो मतलब काउंटिंग का मतलब है कि मतलब आपको प्रोपोर्शनली चीजें देखनी है. तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाता है फाई, ये क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग. अगर ज्यादा एरिया लेंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस, तो मतलब ज्यादा फ्लक्स क्रॉस करेगा. सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना. और यहाँ से डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल टू एरिया आल्सो, एंड यू गेट फाइनली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज 1 एंड दिस इज बी इनटू ए, राइट. इसी में अगर आता है कि जैसे मान के चलते हैं
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एंड वी हैव वन एरिया प्लेस लाइक दिस, ठीक है, देन इट्स फ्लक्स, दिस इज magnetic field lines B area A, then phi is coming out to be B into A. अगर next case में magnetic field lines same is it, but the plane it's placed at some angle, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है that will be at some angle थीटा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये अगर एरिया कुछ A प्राइम है, लेट्स A प्राइम, देन इसका एरिया वेक्टर लाइक एक होगा that you will write like this। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी ये वाले को और इसको सेम होंगी, बट ये एरिया तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इसके थ्रू और इसके थ्रू फ्लक्स सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिंपली B मल्टीप्लाइड बाई A प्राइम, मैं इसको A ले लेता हूँ, तो अगर B इंटू A प्राइम लिखता हूँ, देन दैट विल बी ए बिगर क्वांटिटी कंपेयर टू B इंटू A। सो हियर वी नीड टू डील विद द एंगल आल्सो एक्चुअली। तो ये बेसिकली हो जाता है A, तो इसका ये वाला एरिया वेक्टर हो जाता है, अगर ये A प्राइम लिखता हूँ तो दिस विल बी लाइक A cos थीटा एंड दिस एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस इज A sin थीटा। यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सरफेस को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है नॉर्मली, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे इन जनरल टर्म वी राइट फाई इज इक्वल टू बी वार डॉट ए वार एंड दैट इज इक्वल टू बी ए cos of theta, where theta is the angle between B bar and A bar। तो इस तरह से अपने पास like we can calculate the flux in different possible cases and after that actually Faraday's did lot of experiment is it on changing the magnetic flux। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये magnetic flux चेंज होता है, अब वो कैसे चेंज हो सकता है, बी के चेंज होने से चेंज हो सकता है, एरिया के चेंज होने से चेंज हो सकता है, और बी और ए के बीच में एंगल चेंज होने से भी। सो देन व्हाट लाइक Faraday's found was that whenever there is a changing magnetic flux linked to some coil or is it some conductor, some EMF is induced and we call that as Faraday's law of induction or magnetism। Okay, so flux अपन को समझ में आ गया, phi is equal to what, B dot एरिया बी बार डॉट ए बार। हाँ, एक और चीज़ मतलब फाई फ्लक्स, अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है देन वी कैन फाइंड इट बाय इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी ए बार और डी एस बार, दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, लाइक व्हेनेवर सम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, right? So and that EMF induced is given by minus of d phi by dt। So the magnitude of EMF induced is equal to the rate of change of magnetic flux with respect to time minus यहाँ पे मतलब basically it will be opposing actually। minus का मतलब यहाँ पे होता है कि जो इसका रीजन है उसको ये अपोज करेगा, मतलब जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड जो आएगा वो उस रीजन को मींस इसके कॉज को अपोज करता है। दैट इज द मीनिंग फॉर नेगेटिव साइन। अदरवाइज इन मैग्नीट्यूड यू कैन राइट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसी में आप देखो, अब आपको यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हर सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला अभी आपको सिंपल सा है, दैट इज बी डॉट ए, राइट, बी बार डॉट ए बार, तो उसका मैग्नेटिक लाइक डॉट प्रोडक्ट निकालो तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। एंड देन इफ लाइक either B is changing, area is changing, or maybe your angle between B bar and A bar is changing, then your flux can change। तो उसके बेसिस पे जो मैग्नीट्यूड होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? सो ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। यहीं पे एक लेंज लॉ भी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। लेंज लॉ, तो लेंज लॉ कुछ खास नहीं है, बट लेंज लॉ क्या कहता है, इट्स आल्सो फर्स्ट थिंग इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड ये लेंज लॉ बेसिकली यही जो नेगेटिव साइन है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये कहता है लेंज लॉ कि जो डायरेक्शन होगा ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो इस तरह से होगा कि वो उसके कॉज को अपोज करे।
The direction of induced EMF will be in a manner such that it opposes its cause. Let me clear it more. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अपने पास जस्ट कंसिडर वन कॉइल है ना, ये अपने पास एक सोलेनॉइड टाइप का है, ठीक, और इसमें मैं इस तरह से करंट फ्लो करा रहा हूँ, लेट्स से, एंड करंट इज I and it's increasing, di by dt increasing, I mean like positive, मतलब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने अगर एक कोई कॉइल रख दिया, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या इसमें क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी नॉर्थ पोल, इट विल बी साउथ पोल, अंडरस्टैंडिंग। तो अब जो B आ जाएगा इसके अंदर, B विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अगर इस कॉइल का एरिया लेट्स से A है, तो फाई फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल इज इक्वल टू व्हाट, B into A. If N is the number of turns, then phi net you can write is equal to N B A. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये कॉइल है ना, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इमेजिन करने के लिए मैं अब चीज़ों को बताता हूँ। इज इट लुकिंग फ्रॉम दिस, तो ये कॉइल कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी अपीयरिंग लाइक कमिंग आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, राइट, लाइक दिस, बी कमिंग आउट एंड दिस इज योर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये देखो, इस कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रीजन क्या है, दैट रीजन इज द करंट इन दिस बिगर कॉइल और सोलेनॉइड, राइट। तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स आ रहा है और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो द रीजन थ्रू दिस इज द करंट बेसिकली, और दिस इज चेंजिंग, और उसी की वजह से बेसिकली इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, तो फ्लक्स थ्रू दिस विल बी लाइक आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग, फाई विल बी इंक्रीजिंग। तो जब इसमें कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि इसमें जो फ्लक्स आया ना फाई, ये एन बी ए, क्योंकि यहाँ पे बी इंक्रीजिंग है तो फाई नेट इज इंक्रीजिंग, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में वो इस तरह से होगा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जो सॉरी फ्लक्स है उसको जो क्योंकि बढ़ रहा है तो उसको घटाए। समझ में आ रही चीज़ें, मतलब कि ईएमएफ अब इस तरह में क्या होगा, ईएमएफ कुछ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, करंट कुछ फ्लो होगा। तो करंट, अब देखो अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट और करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तब तो उसको और बढ़ाएगा। समझ में आ रही चीज़ें, तो वो क्या करेगा, जो करंट ईएमएफ आएगा पहले तो वो इस तरह से आएगा, कुछ पोलरिटी ऐसे रहेगी, और उसकी वजह से अल्टीमेटली भी उसकी वजह से जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। अब क्लॉकवाइज आएगा तो देखो उसका करंट की वजह से जो ईएमएफ लाइक मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। तो ये फ्लक्स बढ़ रहा था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट है वो इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मतलब क्योंकि बढ़ रहा है तो इसको घटाने की कोशिश करेगा। तो घटाएगा कब, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक बाहर है तो दूसरा अंदर की तरफ आएगा, तभी तो वो उसको घटाने की कोशिश करेगा ना। सो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली हियर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से होगा। इस कॉइल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इस कॉइल में ईएमएफ किसकी वजह से, ये जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और ऐसे समझो कि इसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि बढ़ रहा है तो घटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, उसके लिए ईएमएफ पोलरिटी कुछ इस तरह से होगी। तो जो ईएमएफ आएगा मैग्नीट्यूड, दैट ईएमएफ यू कैन राइट ईएमएफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एन ए इंटू dB by dt, you can substitute, that will be the magnitude। अगर इसका रेजिस्टेंस R है कॉइल का, तो करंट अपने पास आ जाता है I induced will be equal to how much,
this is EMF divided by R. So this is a Lenz law. Lenz law is based on conservation of energy. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर ये एक लूप है, एक बार मैग्नेट लेके आते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, मान के चलो कि इस मैग्नेट लूप को यहाँ पे होल्ड कर दिया गया फिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स है। अगर मैंने जस्ट इमेजिन करो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसको कुछ धक्का दिया, धक्का देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और मैंने छोड़ दिया इसको, देन व्हाट विल हैपन, ये नॉर्थ पोल इसको अप्रोच करेगा तो फ्लक्स इसके थ्रू क्या हुआ, बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा तो जो ईएमएफ होगा वो इस तरह से, ये मान के चलो कि ये फ्रंट है ना, दिस इज फ्रंट, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये बैकवर्ड है। तो अभी क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या है, इधर की तरफ है, राइट की तरफ, और अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है, तो जो करंट होगा वो इस तरह से इंड्यूस्ड होगा। अगर ऐसे होगा तो इसी डायरेक्शन में आ गया, तो मतलब करंट को इस तरह से इंड्यूस्ड होना पड़ेगा, राइट। तो मतलब इट शुड बी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे, सो नॉर्थ पोल ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड, इट विल बी नॉर्थ ड्यू टू दिस। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुमने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, इसका नॉर्थ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, दे विल रिपेल, समझ में आ रही है ना। तो इसको मोशन को क्या हुआ, अपोज हुआ, समझ में आ रही चीजें, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट्स अपोजिंग, इट आल्सो प्रूव लेंज लॉ। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं, इसको फिर भी धक्का देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट हुई मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ से आई, वो आएगी कि इसको आपने धक्का दिया, मतलब यहाँ पे जो आप एनर्जी प्रोड्यूस लाइक सप्लाई कर रहे हैं, दैट एनर्जी विल एक्चुअली और अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू हीट इन दिस लूप। सो लेंज लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स पॉइंट लाइक दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। फ्लक्स आपको समझ में आना चाहिए क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड करंट कैलकुलेशन, एंड लेट मी टेल यू फ्यू मोर पॉइंट्स, फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट। ओके, तो देखो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कांस्टेंट है तो बी डॉट ए, एंगल का भी ध्यान रखने का। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है देन बी इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए और डी एस, राइट। बाय दैट रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन कर दो फाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू ईएमएफ। ईएमएफ आ जाता है तो जस्ट मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई लूप है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड B है एंड दिस इज चेंजिंग, सो dB by dt, लेट्स से इट्स सम अल्फा, मतलब कुछ चेंज हो रही है। तो और इसका एरिया क्या है, लेट्स से A है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगा, फाई इनिशियल कुछ, अगर ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से B1 है, B1 से B2 चेंज हो रही है इन टाइम डेल्टा t, तो फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू B इंटू A B1, फाई फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, B2 इंटू A, एरिया नॉट चेंजिंग। तो जो EMF इंड्यूस्ड आएगा, आई कैन राइट EMF विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा t माइनस का, तो जो भी हो जाएगा B1 माइनस B2 इंटू A और डिवाइडेड बाई डेल्टा t, दिस यू कैन राइट फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। क्लियर। अगर इसका जो भी है लेट्स से R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो इसका मतलब EMF करंट इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू व्हाट, EMF डिवाइडेड बाई R, दैट मीन्स फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाई R, दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। करंट आ गया, I को क्या लिखोगे आप, I यू कैन राइट dq बाई dt, राइट। और मैं dt इसको अगर छोटा लिख देता हूँ या फिर इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है, दिस इम्प्लाइज dq इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई, लेट मी राइट dt एंड dt हियर आल्सो, दिस gets cancel एंड दिस इम्प्लाइज, अगर इसको इंटीग्रेशन 0 टू q, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी तुम्हें कि चार्ज फ्लो, जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या आ जाएगा, फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई r, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर एक कॉइल के थ्रू
कुछ टाइम में फ्लक्स चेंज हो जा रहा है phi 1 से phi 2, तो उसी टाइम के दौरान तो करंट फ्लो, चार्ज फ्लो होगा इस कॉइल में, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे पास लेट्स से ये मैं मान के चलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। अगर एक कॉइल इस तरह से रख दिया गया, so this is magnetic field and coil area A, flux through this is what, 0। ये आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपरली कि यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, सो नो फ्लक्स नो EMF इंड्यूस्ड। क्लियर ना। ऐसे ही अगर लाइक देयर मे बी लाइक डिफरेंट ओरिएंटेशन आल्सो। इस नेक्स्ट सिचुएशन इसमें आ जाता है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो यही ले लेते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, सो देयर इज phi, एरिया A और मैग्नेटिक फील्ड B। In this situation phi is given by B into A, but if B is constant, A is also constant, तो इस सिचुएशन में देखो phi तो है, फ्लक्स है, बट इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। तो उस सिचुएशन में अभी EMF जो होगा इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स चेंज। तो जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसके लिए फ्लक्स होना ही ज़रूरी नहीं है, फ्लक्स चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स एंड लेट मी। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि पुराना जो लाइक नीट के क्वेश्चंस हैं तो उनमें बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन यू आर क्लियर विद द concept and its application, that how to apply it. Okay, so see here one problem. You can read it there. A 800 ton coil of effective area 0.05 meters square is kept perpendicular to magnetic field of induction B equal to 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो सीधा सिंपल सा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए B is equal to 5 into 10 to the power minus 5 Tesla and there is a N equal to 800 tons and the coil of area equal to 0.05 meter square area। Okay, kept perpendicular to magnetic field, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या हो रही है, इस तरह से परपेंडिकुलर है। सो phi इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, B इंटू A इंटू N, ठीक, NBA। अब ये कह रहे हैं कि इन टाइम डेल्टा T इक्वल टू 0.1 सेकेंड इसको किसी भी एक कोप्लेनर एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से टर्न कर दिया जाएगा। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये इसको 90 डिग्री से टर्न कर दिया जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन इस तरह से हो जाएगा एंड यू कैन सी हियर phi फाइनल विल बी इक्वल टू डेफिनेटली 0। सो चेंज इन फ्लक्स वी कैन कैलकुलेट इजीली। और यहाँ पे आपको पूछा गया है द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, तो EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा phi डिवाइडेड बाई डेल्टा T, phi इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये कितना हो गया, N 800, B 5 into 10 to the power minus 5 into A area 0.05 divided by delta T, delta T is equal to 0.1 second। क्लियर। सो देखो अभी ये 0.5 और 0.5 तो ये हो गया 0.6, ठीक, एंड 0.6 तो ये पूरा गया and this 2 then it's 0.4 minus I'm like and ये कितना हो गया आपका 200, so it's basically 2 into 10 to the power minus 2, that is 0.02 volt and that will be the answer to the। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, इट्स सिंपल। बस यहाँ पे नीट के लिए आपको ज़रूरत होती है कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम, तो वो आपको आएगा मतलब कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपको इसको सॉल्व करना है, दैट विल कम विद द प्रैक्टिस. सो ट्राई एज मेनी प्रॉब्लम एज मच यू कैन. सो दिस इज ए नीट क्वेश्चन फ्रॉम 2019. Okay, so all right, here you see another problem. A wire loop is rotated in magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF is. तो एक वायर लूप को रोटेट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट, ए वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड and then the frequency of change of direction of the induced EMF. तो यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जस्ट इमेजिन करो कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड मैंने इस कॉइल को इस तरह से रखा है, मतलब कि ये कॉइल एक्चुअली में कुछ इस तरह से है, बट सामने से देखोगे तो आप इस तरह से, एंड दिस इज द एरिया वेक्टर. सो नाउ इनिशियली फाई यू कैन राइट b इंटू ए. अगर इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगा, राइट. बेसिकली अगर इसको रोटेट किया जाएगा देन इट्स ओरिएंटेशन विल चेंज बाय दिस वे. तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, एंड दिस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू टी. तो मैं फाई लिख सकता हूँ उस केस में बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट, where omega is 2 pi f, that is the frequency of rotation of the coil. तो EMF induced की frequency क्या आ जाएगी, EMF induced will be equal to you can write B A into omega into sin of omega t. अब इसको देखो, ये क्या आएगा, this is the one cycle, एक साइकिल हो रही है इसके रोटेशन की. उस दौरान जो तुम्हारा EMF है इसमें पूछा क्या गया, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो एक फ्रीक्वेंसी में एक टाइम पीरियड में डायरेक्शन इसने ये बेसिकली दो बार पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर लिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज बेसिकली इट्स चेंजिंग डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखो एक साइकिल एंड अगेन सो ऑन, सो इट्स चेंजिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव इन नेक्स्ट साइकिल, इज इट. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी दैट इज बेसिकली 2, अंडरस्टैंडिंग. ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट मोर. देखो इसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि पर रिवॉल्यूशन जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब कितनी बार वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली द सिचुएशन विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स इनिशियली at this point it's changing from negative to positive and then again it's changing from positive to negative, so 2 times. अब इसको क्या आप नेक्स्ट साइकिल में काउंट कर लेंगे. तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से चेंज हो रहा है और एक बार फिर से, देन नेक्स्ट विल बी काउंटेड. तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल में वो 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट. दैट शुड बी क्लियर. ओके, सी वन मोर प्रॉब्लम हियर एंड लेट्स द क्वेश्चन यू कैन सी इट देयर. इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, the induced current developed by the changing magnetic flux through it is shown in the figure. As a function of time, the magnitude of change in flux through the coil in Weber. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है and the diagram it's I versus T, I in ampere. So this is the I कहाँ से, 4 एम्पियर से 0.1 सेकेंड, फाइनली इट इज बिकमिंग t इन सेकेंड 0. क्लियर ना. तो देखो I है, रेजिस्टेंस कितना है, इट्स गिवन एज 10 ohm, और यहाँ पे आपको डेल्टा फाई पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है. तो पहली बात तो यहाँ से एरिया अंडर IT ग्राफ विल गिव यू व्हाट, Q. सो Q क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.1 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 0.2 कूलम चार्ज. और Q क्या होता है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई R, and this implies delta phi change in flux is equal to R multiplied by Q, that is 0.2 multiplied by 10. So delta phi is equal to 2 Weber. Change in flux, flux का यूनिट होता है ऐसा यूनिट Weber, right? So or you can write it Tesla meter square, that is also same thing. Clear? तो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है बट इट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और कंसेप्ट.
ओके, सो नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। देखो इसमें क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि कुछ स्पेस है जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एंड इट्स डायरेक्टेड इनवर्ड पी, ठीक। एंड इफ वन रॉड इज मूविंग लाइक दिस, तो ये एक अपने पास रॉड है जिसको इस तरह से कुछ वेलोसिटी से मूव किया जाता है। इन दिस सिचुएशन नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कट बाय दिस रॉड, ठीक है ना, ऑलमोस्ट लाइक नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकॉज इट्स थिकनेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी अपन बोल सकते हैं जीरो है। तो इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, बट दिस इज केस 1। केस 2, इफ रॉड इज प्लेस्ड लाइक दिस एंड इट्स गिवन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम के बाद रॉड यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दिस इज द फ्लक्स बेसिकली कवर्ड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v इज द वेलोसिटी and let's say delta t is the time, so this area, its length is L, B is the magnetic field, then how much area is covered, area covered will be equal to what, L into V into delta t, length into width, clear। ये क्या आ गया, area covered this, and then flux is equal to how much, B into area L V delta t divided by time delta t time, this is what, EMF। तो EMF क्या आ जाता है, दिस इज BLV, दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF, क्लियर। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने का वो ये है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, you can go कि whenever there is a rod and if it is cutting magnetic field lines, there will be EMF induced, right? And it will be the rate at which it is cutting the magnetic field lines will be the equal to the EMF induced in the rod, ठीक है। इसको समझने का जो दूसरा तरीका वो ये है कि यहाँ पे जब ये रॉड को मूव कराया जा रहा है, सो रॉड मीन्स इट्स अ कंडक्टर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देयर विल बी सम चार्ज पार्टिकल मीन्स माय इलेक्ट्रॉन्स, right, and they are free to move also, nucleus is also there but it's not free to move, so that's why no possibility of moving nucleus, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आप, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मोशनल EMF, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो गई, इसके पास चार्ज है E और वेलोसिटी है, एंड व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, F is equal to Q V bar cross B bar. So V cross B, so magnetic force on positive will be acted upward, so magnetic force on negative it will be acted downward, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है that will start accumulating downward, positive charge upward, अब उसकी वजह से there will be like magnetic force acting downward, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो व्हेन दिस F electric become F magnetic, after that no further movement of electron will take place and a constant EMF will be induced in this rod, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अपन लिख सकते हैं EMF क्या आ जाएगा, दिस इज V इज इक्वल टू E इंटू L मल्टीप्लाइड बाई दिस इज व्हाट, EMF, ठीक है ना। तो EMF को मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से right, so magnetic electric force is equal to how much, this magnetic force is equal to Q V B, clear, this is the magnetic force, and अगर electric field E है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF क्या हो जाएगा, potential difference will be delta V will be equal to what, this is E into L, clear, or I can write electric field is V by, let's say V by L will be the electric field, E is equal to V by L, ये लिख सकता हूँ मैं, then electric field multiplied by charge will be the force, so E V by L, ये ध्यान रखने का, ये V हमारा EMF है basically, so E gets cancel, E will be like here also E, this gets cancel, then EMF we are getting again V L B, तो यहाँ से भी अपने पास सेम ही EMF आता है, so this is called your motional EMF। कुछ बातें इसके बारे में वो ये हैं कि यहाँ पे देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, देन यू कैन राइट इट सिंपली दिस, इफ सिचुएशन इज लाइक दिस, देयर इज दिस इज द स्पेस
ये थोड़े से पॉइंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब अगर एक रॉड कुछ एंगल पे मूव कर रही है, एंगल पे, लेट्स से दिस इज द थीटा, थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन एल बार एंड वी बार, अंडरस्टैंडिंग। तो एल और वी के बीच में एंगल है क्या, थीटा। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, यू कैन इमेजिन इट लाइक वन is in this direction, this is v sin theta, another is in this direction, that is v cos theta, क्लियर। तो अभी क्या हुआ, ये कंपोनेंट की वजह से तो रॉड ऐसे मूव करेगा तो उसमें कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रहा है, only there will be EMF induced because of v sin theta component, clear, if theta is the angle between L bar and V bar. So then in this situation EMF induced will be equal to only L V sin theta into V, clear. So EMF is equal to magnitude of B VL into sin theta, clear. Hope it should be clear to everyone. So in this way you can calculate the motional EMF. One more thing here is that just let me raise the board. Okay, one more point about motional EMF is that, so let's consider here we have one wire and some loop like this. इस सिचुएशन में देखो, अगर ये लूप इस मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, उस सिचुएशन में net magnetic flux through this loop is not going to change, is it? So as it's moving across through this magnetic field B, then phi, it's constant, so EMF induced in the loop will be 0, clear. लेकिन अगर आप ओनली ये इसका ए बी पार्ट को कंसिडर करता हूँ मैं, रॉड ए बी को, देन इट इज एग्जैक्टली गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये पीछे का लूप नहीं होता, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी पार्ट में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है डेफिनेटली, मोशनल ईएमएफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले पार्ट में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा। नेट ईएमएफ इन द लूप इज 0, बट हियर दिस इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये है और एक जो भी है, दिस इज द सिचुएशन। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस विल बी दिस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस विल बी आल्सो दिस। तो यहाँ पे हियर this part, let's say straight line wire है ना, rod, and this is a curve. So that means both this curve and this rod both are cutting same number of magnetic field lines. So the EMF induced in both part will be equal, is it? As both are cutting same number of magnetic field lines clear. So magnetic same magnetic field lines, so that's why EMF induced is same in both cases. तो मतलब यहाँ पे ये है पॉइंट कंक्लूजन कि अगर आपको कुछ एक रैंडम से इस तरह का पूछा जा रहा है, then EMF induced if it is moving in the magnetic field lines, let's say this length is L, तो है ना, और इसके जो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ it's moving in this direction and this gap between A and B is L, then this is a curve. If it is moving in this, then EMF, this length AB is L, speed is V, magnetic field B, then EMF induced across this loop is given by EMF is equal to BLV, because EMF induced in this loop will be equal to EMF induced in rod AB if it is moving, clear. So that is the point about motional EMF. One more thing is that is called rotational EMF. So rotational EMF means if a rod is rotated in your magnetic field, then also because it will be cutting the magnetic field line, so EMF will be induced. So just assume or consider this situation, and here and this is a rod
which is rotated with some angular speed omega. Then in this situation, length of the rod is L, magnetic field is B, then EMF induced in this is given by half B omega L square. This is the EMF induced and this comes out to be because of rotation of rod. तो इसको समझने के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं जो कि x डिस्टेंस पे है, उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो EMF इसमें इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा केस, यहाँ पे कई तरीके होते हैं मैग्नेटिक जो EMF की पोलरिटी या डायरेक्शन निकालने का। यहाँ पे सबसे आसान तरीका होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या आएगा, F ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखने का उसका। तो V क्रॉस B, जैसे यहाँ पे एक छोटे से पार्टिकल का V क्रॉस B, तो मतलब उस पर फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, बट चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब फोर्स उस पर नीचे की तरफ। इफेक्टिवली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को धक्का नीचे लगेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। सो द पोलरिटी ऑफ EMF इंड्यूस्ड ऑन दिस रॉड विल बी लाइक दिस, upper positive, lower negative. Magnitude of EMF induced is given by this, and this is called your rotational EMF. Okay, consider one problem here. You can see it there. A rod PQ of length L is rotating about one end P in uniform magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the rotation of the rod. Point M is midpoint of the rod. Find the induced EMF between M and Q if that between P and Q is 100 volt. देखो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक रॉड है अपने पास, this is rotated with angular speed omega about point P and this is point Q and M is the midpoint and PQ is given as 100 volt. अगर इसका टोटल लेंथ let's say L है, then this length is how much, L by 2, ठीक है। तो V PQ क्या आ जाएगा, this is B omega L square by 2, क्लियर। PM आसानी से निकाला जा सकता है, बट अपन को पूछा गया है V M Q, M और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लिख सकता हूँ V PM प्लस V M Q should be equal to V PQ and V PM, यहाँ से इसको जस्ट भूल जाते हैं अपन, तो ये तो क्या आ रहा है, सिंपल वायर, बट इट्स लेंथ इज L by 2. V PM इज इक्वल टू B ओमेगा L by 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, क्लियर। सो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 100। तो अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, सो दिस इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 प्लस V M Q इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू 100 भी है, तो ये अपन को चाहिए, तो ये इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, V M Q इज इक्वल टू 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3/4 B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दिस इज हाउ मच, 100। तो इसका मतलब कितना आ गया, 3/4 of 100, that is 75 volt. This is answer to the problem. Clear? So hope it should be clear to everyone. This is about motion EMF due to rotation, or you can call it rotational EMF. Basically we call it EMF due to rotation of a rod. Okay, so next is EMF induced due to rotation of coil. EMF induced due to rotation of coil. तो यहाँ पर भी देखो ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली चीज़ों को कैसे रोटेट किया जा रहा है कॉइल को, एंड सिंपल फंडा, सिंपल कंसेप्ट इज दैट इफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग देन देयर विल बी EMF इंड्यूस्ड। अगर कॉइल को रोटेट भी किया जा रहा है बट स्टिल द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज नॉट चेंजिंग, देयर विल बी नो EMF इंड्यूस्ड, ठीक है ना। जैसे एक मैं इसमें बताता हूँ केस ए। सो लेट्स कंसीडर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस स्पेस डायरेक्टेड इनवर्ड, क्लियर, एंड दिस इज द कॉइल, ठीक है। रेडियस R, लेट्स एरिया, एंड B मैग्नेटिक फील्ड एंड B इज कांस्टेंट। इसको अगर रोटेट किया जाता है ओमेगा से ऐसे, देन फाई इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू A,
Can you just look at it? Is B changing? Definitely not. Is A changing? No. Is the angle between B and A changing? No. So if it is rotated in this manner, then EMF induced will be equal to what? 0. Clear? यहीं पर अगर जो B case है, right, the same thing, consider this, it will be easier to for you to imagine this situation. यहाँ पे ये मान के चलते हैं ये वाली केस, ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है इन दिस सिचुएशन, जो कॉइल है वो कुछ इस तरह से है, लाइक इट्स एरिया वेक्टर विल बी लाइक इन दिस मैनर. अब इसको मैं इसके अबाउट और बेसिकली इट्स बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस, ठीक, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है. अगर एग्जैक्टली आप इसको सामने से देखेंगे देन द सिचुएशन विल बी लाइक दिस. ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेंगे. अगर एग्जैक्टली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड it will appear to you just like a wire. Then this is the area vector B directed in this manner. Okay. तो अभी क्या होगा, इसको जैसे थोड़ा सा इसके अबाउट क्या हो रहा है ऐसे रोटेट किया जाएगा. सो आफ्टर सम टाइम इट्स ओरिएंटेशन विल बी लाइक व्हाट दिस, ठीक है. तो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एंगल थीटा इज गिवन बाय ओमेगा इनटू टी. तो फाई क्या लिखेंगे इस सिचुएशन में, बी ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. अंडरस्टैंडिंग? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ी देर बाद ये जो कॉइल का ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर हो जाएगा एंड द एंगल बिटवीन बी एंड ए विल बी लाइक थीटा, देन given by omega t, then phi can be written as b a cos omega t, and EMF induced will be equal to minus of d phi by dt, that is b a omega sine of omega t. Actually this is exactly the principle of generators. जनरेटर में भी exactly यही रहता है कि हमारे पास एक constant magnetic field प्रोड्यूस की जाती है by permanent magnets. One armature coil is placed or rectangular coil and it's basically given mechanical energy, means mechanical energy से उसको rotate किया जाता है, उसको rotate किया जाएगा. That result in change in magnetic flux. और ये magnetic flux changing will produce ultimately EMF, and that is what produced EMF in a generator or voltage source. तो वहाँ पर जो EMF produce है, so this is what exactly it happened. ठीक है ना? Similarly, okay, rotation of rod or rotation of a disc. Just imagine, so यहाँ पर भी एक अपने पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ट एंड लाइक दिस, ठीक, एंड नाउ दिस इज ए डिस्क और इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है डिस्क. दिस इज डिस्क एंड दिस इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. क्लियर? रेडियस r. What do you think? In this case also flux is there, no flux is changing. What do you think? There will be EMF induced. It's little bit different. Here there will be EMF induced. अगर आप यहाँ पे इनके अक्रॉस देखोगे तो कुछ नहीं है क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, बट दिस डिस्क you can imagine it just like made of thousands and n or infinite number of rods like this. तो ये क्या हो रहा है, ये रॉड, तो एक रॉड रोटेट हो रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से जिसकी लेंथ है r एंड मैग्नेटिक फील्ड b है. देन EMF विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी एंड इट विल बी पोलरिटी लाइक दिस, इज इट? सो EMF इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ डिस्क एंड पेरिफेरी is equal to what? B omega r square by 2. So this is the EMF induced in rotating disc. So in rotating coil in this manner exactly there is no EMF induced, but in case of rotating disc there is EMF induced in the disc, and that will be across center and periphery, one point on the periphery. तो exactly ऐसे ही यहाँ पे ये circular loop अपन ने किया है, यहाँ पे एक rectangular loop भी हो सकता है. Situation will be exactly just like this. This area will be A
replaced by, instead of circular area, it will be a rectangular area or area of that rectangular loop. तो exactly ये चीज़ भी मतलब this is what the principle of generator. So this is all about your EMF induced and Faraday's law, Lenz law. तो आपको समझना होगा चीज़ों को कि कब कैसे किस ओरिएंटेशन में चीज़ों में फ्लक्स बदल रहा है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट की जा रही हैं, कहाँ पर नहीं की जा रही हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फाइंड द EMF induced in the rod or depending on the system whatever it is there.